अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़बर से ख़बर में खुश आमदीद। मैं इफ्तिख़ार शिराज़ी। नाज़रीन, भारत की जानिब से खेल में भी सियासत को लाने की वजह से अब क्रिकेट जैसा मारूफ खेल एक तरह से मुतनाज़ा होता जा रहा है और ऐसे टूर्नामेंट बखसूस के जो भारत में मुनक्किद हो रहे हैं, वहाँ पे वो टीमें कि जो सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पे नहीं जा सकती, या ख़ुद भारत गोया के माजी में ये मुतालबे करता रहा, उस बुनियाद पे फिर एक हाइब्रिड सिस्टम लाया गया और भारत गोया कि न तो पाकिस्तान आके खेलना चाहता है और न पाकिस्तान के साथ खेलना चाहता है और ICC उनके मुतालबात हमेशा मानता रहा है। अब गोया कि उन्हीं बुनियादों पे बांग्लादेश ने कहा कि उनकी टीम सिक्योरिटी रीजंस की बुनियाद पे भारत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप पे शरीक नहीं हो सकती, लिहाजा हाइब्रिड सिस्टम के तहत उनके मैचेस भी गोया कि श्रीलंका मुंतकिल किए जाएँ, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ। ICC ने अगेन जानिबदारी का मुज़ाहरा किया, मैं तो यही कहूँगा, और जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थे बांग्लादेश के उनको नहीं माना गया और फिर उसके बाद कहा यह गया कि 24 घंटे के वक्त के बाद एक फ़ैसला किया गया कि बांग्लादेश के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उसके अगेंस्ट कोई ठोस और वाज़ेह शवाहिद नहीं मिल पाए, लिहाजा बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप करके स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। अगरचे पाकिस्तान ने ICC के इजलास में भी इस मामले पर प्रोटेस्ट किया और अब उम्मीद की जा रही है, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस हवाले से बड़ा एक अहम फ़ैसला करेगी। क्या इस सारे मामले में कि जिसमें लग रहा है कि बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान भी बायकॉट की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, और मोर इम्पॉर्टेंटली ऐसे फ़ैसलों से खेल पे क्या असरात मुरतब होंगे। हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। उनके साथ मौजूद हैं बांग्लादेश से मारूफ जर्नलिस्ट फ़ारूक अहमद, और हमें ज्वाइन किया है वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए इत्तलात व नशरियात इख्तियार वली साहब ने। तमाम मेहमानों के शुक्रिया के साथ मैं सर पहले बांग्लादेश चलता हूँ। फ़ारूक अहमद, क्या वहाँ पे पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, क्योंकि बांग्लादेश बहरहाल T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप हो गया, स्कॉटलैंड की टीम आ गई है, तो लोग वहाँ पे क्या सोच रहे हैं, क्या उनके तासुरात और क्या जज्बात हैं? First of all, I want to thank Don for inviting me today. देखिए कि क्रिकेट जो खेला है बांग्लादेश में वेरी पॉपुलर खेला है। यहाँ हमारा अली गली में जो किड्स है वो भी क्रिकेट खेलते हैं एंड इट्स अ वेरी पॉपुलर गेम इन बांग्लादेश। लेकिन इस बार बांग्लादेश खेल नहीं पा रहा है, सिक्योरिटी रीजन से। ऑल द यू नो ऑल द थिंग्स एंड दोज हू आर वाचिंग, आप सब लोग जानते हैं। तो ये बांग्लादेश का जो आम जनता है, जो पीपल है, वो खुश नहीं है कि बिकॉज बांग्लादेश खेलना चाहते हैं। बांग्लादेश कैसे खेलना चाहते हैं, बिकॉज बांग्लादेश के पास तो एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि उनकी इज्जत के सवाल आ गया एंड सिक्योरिटी कंसर्न आ गया, इसके लिए बांग्लादेश खेल नहीं पा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश अभी भी बांग्लादेश का लोग चाहता है कि बांग्लादेश खेले, बांग्लादेश क्रिकेट खेले, एंड वी वांट टू एंजॉय द क्रिकेट। हाँ, सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, यही है वो चाहते हैं। जलालुद्दीन साहब, इनफैक्ट एक तो जो ICC का इस वक्त रवैया है गोया कि इस खेल को लेके, अदर देन इंडिया बाकी ममालिक के साथ, उसे आप किस तरह देखते हैं? और जो फिर पाकिस्तान ने सारे मामले पे स्टैंड लिया, आपके ख्याल में वो जज्बाती था या अगेन आपको लगता है कि नहीं, जो फैक्ट्स थे वो ये तकाजा कर रहे थे कि पाकिस्तान ये पोजीशन लेता? नहीं, जहाँ तक बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल ऑप्शन मौजूद था। अगर उन्हें कोई सिक्योरिटी खदशात थे तो उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए था। ICC को पहले भी इस तरह की चीजें होती रही और ऑलरेडी जो वर्ल्ड कप हो रहा है T20 वाला, ये ऑलरेडी श्रीलंका और इंडिया में हो रहा है, तो ऑप्शन मौजूद था। थोड़ी सी ये कोई ईगो इश्यूज को लेके ICC ने ये फैसला किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। और बांग्लादेश में क्रिकेट अभी परवान चढ़ रही है, आगे उनकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो उनको तो ये मौका मिलना चाहिए था वर्ल्ड कप खेलने का। कोई भी नहीं चाहेगा, ये उनके प्लेयर भी नहीं चाहेंगे, उनके फैंस भी नहीं चाहेंगे। तो जाती जहाँ तक पाकिस्तान का स्टैंड है, सपोर्ट तो पाकिस्तान कर सकता है, मगर मेरा ख्याल है इस तरह की सपोर्ट शायद नहीं कर सकेगा कि वो भी विड्रॉ करे अपने आप को, क्योंकि कुछ ICC के भी अपने रूल्स होते हैं और उनको फॉलो करना होता है। तो जहाँ तक बांग्लादेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ज्यादती है और इसका सोल्यूशन निकल सकता था। ICC ने, जो कि इंडियन बेस लोगों से चल रही है, वहाँ पे ये इस चीज को थोड़ा सा
मैं ये कहूंगा कि पॉलिटिकली यूज किया गया है, अदरवाइज इसका सोल्यूशन निकल सकता था। और क्रिकेट के लिए भी ये बुरा है, क्योंकि एक ऐसी टीम जो टेस्ट प्लेइंग कंट्री है, उसको खाली एक छोटी सी बात, इसको मैं छोटी सी बात ही कहूंगा, क्योंकि एक ऐसे इश्यूज आते रहते हैं और इसका सोल्यूशन निकालना आईसीसी का काम है। ज्यादती हुई है बांग्लादेश के साथ, और पाकिस्तान जिस हद तक सपोर्ट कर सकता है उसे करना चाहिए। सही है। और इख्तियार वली साहब क्या कहेंगे सर, ये जो एक सपोर्ट है, ये मॉरल सपोर्ट, यहाँ तक आईसीसी के इजलास में अगरचे पाकिस्तान ने एक पोजीशन ली है और वहाँ पे भी उन्होंने जो अपना हमारे चेयरमैन है उन्होंने इनके फेवर में वोट किया है, बट अब आगे कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोई डिसीजन लेना है, तो क्या डिसीजन लेने चाह रहे हैं? जाहिर सी बात है, जिस तरह जलालुद्दीन साहब ने भी कहा है कि इसके फिर कोई रिपरकशंस होंगे, क्योंकि आईसीसी के भी कुछ असूल हैं, तो शायद ये मुमकिन ना हो पाए कि आप भी बॉयकॉट का ऐलान करें। तो फिर क्या कुछ सोच रही है हुकूमत वक्त सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शिराई साहब। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि आईसीसी का जो रवैया है, मेरे ख्याल में वो भी मुनासिब नहीं है, और पाकिस्तान का स्टैंड लेना ही जो है वो स्टैंड लेकर ही पाकिस्तान ने अपनी हैसियत भी मनवाई है और एक उसूली मौकफ भी अपना लिया। अब आगे अगर हम इस बायकॉट को लेकर आगे चलते हैं और इसको कैरी करते हैं, तो मुझे लगता है कि उसके हमारी क्रिकेट को तो नुकसान हो सकता है, लेकिन इन द लॉन्ग रन उसका फायदा भी बहुत ज्यादा होगा। ये जो बदमाशियां हैं ये भी खत्म हो सकती है। दूसरा, ये जो वहां पर एक लॉबी है जिसकी वहां पर एक बाकायदा मोनोपोली सी बनी हुई है, वो भी टूट सकती है। लेकिन ये इसके तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है, तो उसके बाद ही हुकूमत कोई फैसला करेगी। प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं तो वो शायद इस पे खुद भी इन्वॉल्व होंगे, और मोहसिन नकवी साहब भी चीजों को देख रहे हैं। तो लेट्स सी, कल तक इंशाल्लाह इसका कोई रिजल्ट जो है तो वो निकल आएगा, इसका रिजल्ट निकल आएगा। और मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश के साथ अगर हम, ये मेरी जाती राय है कि अगर हम थोड़ा बहुत सस्टेन कर लें और हम इस बायकॉट को कंटिन्यू करें और जॉइंटली करें, तो काफी सारी चीजें जो है वो बेहतर हो सकती है इन द लॉन्ग रन। मुनासिब। फारूक अहमद, इनफैक्ट आप सुन रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के कोऑर्डिनेटर हैं इंफॉर्मेशन के, तो वो तो कह रहे हैं कि शायद इंटेंट ऐसी है कि शायद पाकिस्तान भी अगरचे माली नुकसान भी होगा, शायद आईसीसी के कोड ऑफ कॉन्डक्ट की वायलेशन भी होगी, लेकिन उनका ख्याल ये है कि मैं बायकॉट की तरफ जाना चाहिएगा। जो पाकिस्तान ने स्टैंड लिया बांग्लादेश के मामले पे, उसको वहाँ की हुकूमत और वहाँ के अवाम किस तरह देखते हैं, वो उसके बारे में क्या राय है लोगों की और गवर्नमेंट की, उसको ज़रा कुछ बयान कीजिए। जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश की तरफ से जो कहा गया कि सिक्योरिटी कंसर्न है, एक्चुअली सिक्योरिटी कंसर्न तो है। हमने क्या देखा कि पाकिस्तान, इंडिया की कुछ ग्रुप्स ऑफ पीपल, दे अटैक आवर एम्बेसीज एंड यू नो ऑल दिस थिंग, एंड सो सिक्योरिटी कंसर्न थे। बांग्लादेश के दौरान से ये कहा गया कि हमारे प्लेयर का सिक्योरिटी कहाँ मिलेगा, हमारा जो नॉट ओनली द प्लेयर्स, हमारा यहाँ से तो बहुत लोग जाएगा इंडिया में खेला देखने के लिए, क्रिकेट एंजॉय करने के लिए, उसका तमाशाई भी जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली। तो बांग्लादेश की तरफ से जो कहा जा रहा था ये तो सही है, एंड वी आर हैप्पी, बांग्लादेशी पीपल हैप्पी दैट पाकिस्तान एक स्टैंड लिया है। पाकिस्तान की जो पीसीबी का चेयरमैन है उसने ऑलरेडी कहा कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुआ है, एंड आपका जो प्राइम मिनिस्टर है उसका उन लोग बात करके पाकिस्तान अटेंड करेगी और नहीं करेगी। सो पीपल ऑफ बांग्लादेश इज वेरी हैप्पी दैट पाकिस्तान इज टेकिंग ए स्टैंड, बिकॉज Bangladesh, what is Bangladesh is saying, Bangladesh have that there is reason. सही, इनफैक्ट इसमें कोई शक नहीं कि रीज़न मौजूद हैं। जलाल साहब, इनफैक्ट ये जो सवाल मैं आपकी तरफ लेके आ रहा हूँ सर, इनफैक्ट अगर ये हाइब्रिड सिस्टम गोया कि भारत के लिए तो अवेलेबल हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर 12 यकीन दहानियाँ कराएंगी कि यहाँ पे सिक्योरिटी के बेस्ट इंतजाम हैं। हमने तो ये कहा कि उनको प्राइम मिनिस्टर के लेवल की सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। पाकिस्तान ने हर तरह की ज़मानत दी, लेकिन उसके बावजूद
भारत की टीम ना पाकिस्तान को टूर्नामेंट खेलने आई, चैम्पियंस ट्रॉफी को ले लें या उसके अलावा दो तरफा जो सीरीज़ होती हैं गोया वो भी नहीं खेल रही। तो आईसीसी का तो मयार लग रहा है कि दोहरा है सर। तो फिर आईसीसी को चेक करने के लिए लगता नहीं कि कोई और फोरम भी होना चाहिए, या उसी फोरम ने डिसीजन लेना है? तो वो तो लग रहा है कि एक तरफा डिसीजन है। गोया कि अगर आईसीसी समझती है कि कंसर्न्स ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है, कोई और बॉडी है नहीं जो उसको चैलेंज करे। नहीं, इंटरनेशनल लॉ ऑफ कोर्ट में जाया जा सकता है, इसमें ऑप्शन मौजूद है। मगर आपको पता है कि दुनिया में पावर इज द गेम। तो इस वक्त इंडिया के पास जो पावर है क्रिकेट में, वो अपना रोल प्ले करते हैं, उससे पूरा फायदा उठाते हैं। बाकी टीमें जाहिर है कि उसूली पॉलिसी पे स्टैंड ले सकती है, मगर जो उन्होंने इस तरह डिवाइड एंड रूल वाला किया हुआ आईपीएल को बेस बना के, तो उसकी वजह से अगर एक यूनिटी नहीं कायम होगी किसी पॉलिसी पे, जब तक इस तरह की ज्यादतियां होती रहेंगी, आईसीसी बेबस है। क्योंकि जो फैसले इंडिया से होते हैं उसी को उन्हें फॉलो करना पड़ता है, उसमें फाइनेंशियल एलिमेंट बहुत बड़ा शामिल है। तो इसके लिए सोचने की जरूरत है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है जो हो रहा है, इस तरह के डिसीजन हो रहा है, डबल पॉलिसी चल रही है। मगर आखिर इसका हल क्या है? हल निकालने के लिए तो लोगों को एक तरफ होना पड़ेगा, जो कि नहीं हो पा रहा है। तो इसी तरह चलता रहेगा, जो इंडिया को फायदा लेना होगा वो लेता आया है अभी बहुत दफा से, और चीजों में भी लेता रहा है। शेड्यूल जो बनता है जिसे ड्रॉस कहते हैं, वो भी अपनी मर्जी के बनाते हैं, और बहुत सारी चीजें अपने फेवर में ले जाते हैं जो कि आम आदमी को पता नहीं चलता। तो ये है तो सही, ये तो वेरी एक कहना सामने नजर आ रहा है कि इंडिया को बहुत एडवांटेज है, वो आईसीसी से भी लेता है और अपने आईपीएल को बेस बना के बहुत सी चीजें करा लेता है। तो अब इसका पावर को तोड़ने का या तो आपके पास कोई हल होना चाहिए मिलके, और वो अभी हम आपको नजर आ नहीं रहा मुस्तकबिल करीब में। तो इसलिए इंडिया रूल करेगा, ये एक रियल हकीकत है, और हम सब जब तक यानी कि अदर क्रिकेट बोर्ड्स कुछ इस पे बैठ के फैसला नहीं करेंगे, तो इस तरह से ये होता ही रहेगा, कोई इसमें ख़त्म होने के चांसेस नज़र नहीं आ रहा है। नाज़रीन, प्रोग्राम एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। इख्तियार वली साहब, ग्राउंड रियलिटीज़ तो ये है कि भारत को एक अनड्यू फेवर मिल रही है, लेकिन अब लगता तो ये है कि जो हाइब्रिड सिस्टम ख़ुद भारत के मुतालबे पे बनाया गया था वो भी अमलन नाकाम हो गया है, क्योंकि उस हाइब्रिड सिस्टम को बांग्लादेश के लिए मुयसर नहीं किया जा रहा। तो फिर कल को कोई पाकिस्तान की जानिब से भी मुतालबा हो सकते हैं कि अब हर लाजिम है कि हिंदुस्तान की टीम भी पाकिस्तान आके खेले, और जो दोनों मुल्कों के दरमियान सीरीज़ हों या फिर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हों उसमें उनको लाजिम आना पड़ेगा। गोया कि अब पाकिस्तान भी उस सिस्टम की तरफ नहीं जाना चाहते जिसमें सिर्फ भारत के लिए सहूलतकारी है, किसी और मुल्क के लिए हरगिज़ नहीं है। देखिए जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये भारत की सहूलतकारी हो रही है, और भारत की वहाँ पर जो इन्फ्लुएंस है उस पर हमने पहले भी अपने कंसर्न शो किए हुए हैं। और दिस इज समथिंग वेरी बैड, दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट, एंड इसको वो कहते हैं ना कि ये गेम के रूल्स नहीं है, ये खेल के उसूल नहीं है, ये सियासत भी यहाँ पर आ चुकी है। और सियासत भी वो सियासत जो गंदी सियासत इंडिया खेलता है, जिस तरह उसकी मीडिया है, जिस तरह वो उनकी सोशल मीडिया है। यू नो वेरी वेल शिराजी साहब, यू आर द वेरी शाइनिंग स्टार ऑफ द जर्नलिज्म ऑफ पाकिस्तान। तो आपको तो सब पता है, आप तो कवर करते आए हैं इन सारी चीजों को। तो सर मेरे ख्याल में मैं ये समझता हूँ कि वो जो गंदी सियासत इंडिया आईसीसी हमें ले आया है ना, तो इसमें उसकी वजह से ये चीजें जो है वो अब ज्यादा ट्रांसपेरेंट नजर नहीं आती। तो उसमें देखा जाता है कि एक बाकायदा लॉबी होती है, तो अपनी मखसूस लॉबी के लिए मखसूस मुल्कों और टीमों के लिए वो अपनी राहें हमवार करते हैं। मेरे ख्याल में इसके खिलाफ पाकिस्तान को स्टैंड लेना चाहिए। इट्स माय पर्सनल ओपिनियन। जो भी डिसीजन होगा वो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब लेंगे, और हमारी जो मोहसिन नकवी साहब हैं, उनकी टीम है, ये सब दोस्त फिर मिलकर फैसला करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में हमें बड़ा वाशगाफ किस्म का और बड़ा सीधा सा स्टैंड जो है वो लेना होगा, ताकि ये जो क्रिकेट है इसको सियासत से, इसमें जो गंदी सियासत लाई गई है इसको साफ किया जाए, और इसमें ये मोनोपोली बनाने की कोशिश की गई है, मोनोपोली भी खत्म होनी चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट रहने दिया जाए, जो सियासत है उसको सियासत रहने दिया जाए, जो तिजारत है
उसको तिजारत रहने दिया जाए तो बेहतर होगा। अदरवाइज ये सारी चीजें गड़बड़ होंगी तो ना क्रिकेट रहेगी, ना सियासत रहेगी, न तिजारत रहेगी, न मईशत रहेगी, सही न कुछ रहेगा। सही पॉइंट टेकन फारूक। इनफैक्ट लगता तो यह है कि इसके बाद अब दोनों मुल्कों के दरमियान जो बायलैटरल सीरीज़ हैं वो बांग्लादेश में होनी हो या फिर भारत के अंदर होनी हो, वो भी लगता है वो भी ख़तरे में पड़ गई है। और फिर साथ में ये भी है कि कोई वहाँ पे बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड में ये सोच भी पाई जाती है कि कम से कम एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर इस मामले को अलग से उठाया जाए और वहाँ पे गोया कि श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, कुछ एक दबाव की कैफियत हिंदुस्तान पे बनाएं कि इसमें जैसे इख्तियार वली साहब भी कह रहे थे कि पॉलिटिक्स को जो लेके आ गए हिंदुस्तान, एक तो वो इससे अलग होनी चाहिए और साथ में ये है कि चीज़ों को ज़रा उसके रियल पर्सपेक्टिव में देखा जाए कि अगर वक्त लगता है कि हाँ सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो उनको एड्रेस करना चाहिए। तो कुछ ये सोच पाई जा रही है वहाँ पे? मैंने हमारे बांग्लादेश का कुछ एक्सपर्ट के साथ बात किया ये क्रिकेट लेके, ये इश्यूज लेके, तो उसने भी हमको यही कहा कि इसको क्रिकेट को ये पॉलिटिक्स से अलग रहना चाहिए था, लेकिन वो हमारे पास ऐसे डाल दिया गया ना कि हम लोग इस पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ पाए, हम लोग को स्टैंड लेना पड़ा। तो मैं अब यही कहूँ कि हम लोग देखिए 2025 में इंडिया का कंसर्न था एंड वो लोग कह रहे थे कि हम लोग पाकिस्तान में नहीं खेलेंगे। वो लोग यूएई में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला। बांग्लादेश इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग दैट हम लोग का सिक्योरिटी कंसर्न है, हम लोग खेलेंगे सश्रीलंका में खेलेंगे। तो अब क्या हुआ? बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल तौर की उसको आम जनता जो कर रहा है कि इंडिया कहा और वो कर दिया, लेकिन बांग्लादेश कह रहा है कि आईसीसी की खेला बाहर होना चाहिए, इंडिया में नहीं है। तो इस टाइम why there is not a stand from ICC, why they are not solving, why they are not aware of our security concern? सही बिल्कुल। ये तो सवाल तो खैर यही है, लेकिन जलाल साहब इनफैक्ट अगर मैं आपके पास लेके आऊँ, लास्टली ये जानना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान भी बांग्लादेश के साथ खड़े होना चाहता है आईसीसी के रूल से, आप भी वाकिफ़ हैं सर, तो क्या नुकसानात पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं? पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कितना मुश्किल होगा ये फैसला? देखिए, ये इवेंट आईसीसी का है और आईसीसी में बगैर किसी वजह के आप विड्रॉ नहीं कर सकते और उसके बाद फिर आप पे बड़े बड़े फाइन भी आ जाते हैं और फिर आइंदा की जो मसले हैं पार्टिसिपेशन के वो भी होते हैं, क्योंकि आपको शेयर मिलता है क्रिकेट में ना, फाइनेंशियली भी मसला आएगा और वो शेयर एक बड़ा शेयर होता है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फाइनेंशियली भी हो सकता है और आगे चल के मसले हो सकते हैं। मेरे पिछली दफा जब हो रहा था ये पाकिस्तान इंडिया, देखिए इंडिया का और पाकिस्तान का केस अलग है, बांग्लादेश का थोड़ा सा डिफरेंट है। पाकिस्तान जिस वक्त ये फैसला कराया कि जी हम इंडिया में नहीं खेलेंगे और वो हमारे यहाँ नहीं खेलेंगे, मैं ये समझता था कि उस वक्त इन्हें ये कहना, क्योंकि देखिए आप पहले इस पूरी पिक्चर का बैकग्राउंड समझे, मतलब मैं पाकिस्तान इंडिया की अभी बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश को थोड़ा साइड में रख रहा हूँ, कि वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो चाहते नहीं है कि हम उनके यहाँ जाके खेलें, वो हमसे जो भी वजह है उसकी, तो हमें तो उल्टा रिवर्स साइकोलॉजी चलनी चाहिए थी। वो नहीं आ रहे आप बोले बड़े ठीक है आप मत आओ, हम तो वहीं खेलेंगे जाके, ये मैंने पहले भी सजेशन दी थी और ये होना चाहिए था। वो ये बात जो वो चाह रहे थे आप उसी का गेम का हिस्सा बन गए। आपको चाहिए था, आपको उल्टा करना चाहिए था, जो कि शायद पब्लिक के प्रेशर से या इस ईगो का इशू बना के ये किया गया। उसूलन जब लास्ट टाइम भी वर्ल्ड कप हुआ था तो हमें यही कहना चाहिए था कि हम आपके यहाँ आएंगे मगर आप आए या ना आए, तो आप जब उनके मुल्क में जाके खेलेंगे तो डिफरेंट सिनेरियो बनता और आप अगर कहीं वहां मैच भी जीत लेते तो इस टोटली डिफरेंट हो जाता है इंडिया के लिए, मगर हमने ऐसा किया नहीं। बहरहाल अब यह है कि आप मैं नहीं समझता कि आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सी, मेरी ओपिनियन ये है कि पाकिस्तान खेलेगा। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया इख्तियार वली साहब और फारूक अहमद बांग्लादेश से जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। नाज़रीन छोटा सा और ब्रेक के बाद पाकिस्तान के अंदर और बिलखसूस वफाकी दारुल-हुकूमत और रावलपिंडी में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी जिनका जाल सा बिछा है, लेकिन लगता है कि हुकूमत बेबस नज़र आ रही है। क्या वजूहत हैं, एक छोटी सी ब्रेक के बाद जानने की कोशिश करते हैं।
प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद नाज़रीन। अगर करते पाकिस्तान में गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ का कि जो रुकने का नाम नहीं ले रही है, और मेरे पास जो लिस्ट पड़ी है मैं नाम तो नहीं गिनवा सकता, लेकिन रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर कोई 100 के करीब ऐसी गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं कि जहाँ पे आपको हर तरह की फैसिलिटीज़, गोया कि पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है, गैस भी मिल रही है, और इन सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ शायद मुकदमात भी चल रहे हैं। और कुछ तो ऐसी हैं कि जैसे बैंकर्स सिटी हाउसिंग सोसाइटी की, जिसके बारे में नैप ने पिछले दिनों कोई रिकवरी की है 20 साल बाद 1.2 बिलियन की। और यकीनी तौर पर इस दौरान बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन्होंने इस गोया के ख्वाब के तहत कि अपना घर वहाँ पे बनाएंगे, शायद इस दुनिया से जा चुके होंगे। लेकिन ये सिलसिला नाज़रीन रुक नहीं रहा। अभी भी कहा जाए कि ऐसी कई सोसाइटीज़ हैं कि जो आए रोज़ जन्म ले रही हैं, अगरचे उनको ले कर मुताल्लिका इदारे नोटिस ज़रूर करते हैं, उनसे पूछताछ ज़रूर होती है, लेकिन ये ना थमने वाला सिलसिला है। वो सोसाइटीज़ गोया के मशरूम्स की तरह उगती जा रही हैं। तो हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल्ला मोहम्मद जो नैब को भी कवर करते हैं, पिछले दिनों कुछ इसी तरह की एक स्टोरी पे काम कर रहे थे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला एक तो वक्त देने के लिए। ये बताइएगा कि पिछले दिनों आपने भी एक स्टोरी दी जिसमें बिलखसूस फैसल टाउन से मुतालिक उनका जो प्रोजेक्ट 2 है उसके बारे में नैब का नोटिस आपने भी गोया के नाज़रीन को बताया कि कुछ सवालात उठाए गए। ये क्या मामला है? ये कि और कोई कैसी सोसाइटी है कि इसका NOC नहीं है, और आपने फिर रेलेवेंट इदारों से पूछा भी है कि NOC के बगैर ये सोसाइटी कैसे चल रही है? शरद साहब शुक्रिया। एक तो प्राइम मिनिस्टर की जानिब से क्लाइमेट इमरजेंसी कायम की गई है, लेकिन वो हमें ग्राउंड पे नज़र नहीं आती, सिर्फ कागजात तक महदूद है। दूसरा ये कि अगर आप अभी टिकटॉक देख के, फेसबुक देख के, इंस्टाग्राम देख के, तो जो फैसल टाउन 2 की जो या फैसल टाउन की इंतज़ामिया है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा पैसा लगा रही है, और बार बार आपको उसकी तकारीर सामने आते हैं और लोगों को कह रहे कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करें। इस जायज़ सोसाइटी को तो किया भी जा सकता है, उसमें हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने चेक किया कि NOC वगैरह जब जी बिल्कुल। इस वक्त जो है ना, दो चीज़ें इसमें, जो लैंड है वो तो फैसल टाउन 2 के पास है, और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उससे ये साबित होता है कि ये ज़मीन उनके पास है। लेकिन ज़मीन लेना और फिर ज़मीन को रेजिडेंशियल मकासद के लिए इस्तेमाल करना वो दूसरा एस्पेक्ट है स्टोरी का। तो फैसल टाउन 2 के पास इस वक्त इस स्कीम को रेजिडेंशियल स्कीम में तब्दील करने के पास कोई NOC नहीं है। और आपको मालूम है कि इस पर एक FIR भी हो चुकी है। जब उन्होंने बोर्ड लगाया तो रेलेवेंट जो ज़िली इंतज़ामिया है उन्होंने इसका बोर्ड हटाया और इस पर FIR की है। इसमें दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये कि जो स्क्रूटनी कमेटी है उन्होंने गुज़िश्ता साल एक रिपोर्ट दी है, पंजाब की स्क्रूटनी कमेटी, अटक की स्क्रूटनी कमेटी। अच्छा। और उनमें उन्होंने वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाया कि जो पंजाब का लोकल गवर्नमेंट का कानून है या लैंड एक्ट है उसके मुताबिक अगर कोई ज़मीन जो है वो अर्बन एरिया से बाहर है तो वो ज़मीन एग्रीकल्चर ज़मीन जो है वो तस्वर की जाएगी। नॉर्मली ग्रीन लैंड कहा जाता है, ग्रीन लैंड जो है वो तस्वर की जाएगी। और ये जो फैसल टाउन 2 की ज़मीन है तकरीबन 26,000 केनाल से ज़्यादा है, वो बुनियादी तौर पर ये एग्रीकल्चर ज़मीन है, और इसके पास इस वक्त कोई NOC नहीं है कि उसको रेजिडेंशियल में तब्दील किया जाए। और इस पर फिर एक खुसूसी रिपोर्ट जो है इसके अंदर ये लिखा गया है, इस रिपोर्ट के अंदर, कि जो फैसल टाउन 2 है उन्होंने ये ज़मीन तो हासिल की है लेकिन उसके पास NOC नहीं है। जबकि उन्होंने लिखा है कि ये जो ज़मीन है ये फ्लडिंग में इस्तेमाल, मतलब ये इलाका सैलाब से मुतासिर नहीं हुआ था। लेकिन इसमें नेस्पाक की भी एक रिपोर्ट आपने जो की है उसमें मैं पढ़ रहा था कि उसमें कहा गया कि कुछ चौहान डैम यहाँ पे और ये उसका कैशमेंट एरिया है बुनियादी तौर पे। बिल्कुल। इसमें जो कंट्रडिक्शन, जो नेस्पाक एक प्रोफेशनल इदारा है, लोग उनसे मुख्तलिफ मॉनिटरिंग करवाते हैं, तो नेस्पाक ने क्लियरली इस रिपोर्ट के अंदर लिखा है जो ज़िली इंतज़ामिया की रिपोर्ट के अंदर नहीं है, कि ये जो जहाँ पे फैसल टाउन 2 की ज़मीन है ये फ्लडिंग का शिकार हुई थी, और अगर यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी जो है वो कायम की गई तो लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरात जो है वो लाहक हो सकते हैं। जबकि इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो इकोलॉजिकल जो नेचर है उसके लिए भी ये एक ख़तरा है। ये जो इलाका है, क्लाइमेट चेंज को लेकर तो बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, थोड़ा बेयर कर रहा है ऑलरेडी। उन्होंने वाज़ेह लिखा है कि ये ग्रीन लैंड एग्रीकल्चर ज़मीन है और ये इकोलॉजिकली एक ख़तरा है। जबकि इसके साथ साथ उन्होंने इसमें ये भी लिखा है कि जो सेल रिवर है ये उसके कैचमेंट एरिया में आता है, जबकि इसके साथ साथ 33 बिलियन
रुपीज़ से एक नया डैम बन रहा है जो रावलपिंडी के जो रिहायशी है उनको रोज़ाना की बुनियाद पर 25 मिलियन गैलन पानी जो है वो फराहम करेगा। तो ये उनका कैचमेंट एरिया है। बिल्कुल एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट कहा, एशियन डेवलपमेंट बैंक से इसके लिए फंडिंग कर रहा है। आप उस जी बिल्कुल उसी रिपोर्ट और उन्होंने कहा कि ये कैचमेंट एरिया है तो इससे ये जो है ये एक मुतासर हो सकता है। जबकि इसके साथ साथ ने इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि ये जो ज़मीन है जो फैसल टाउन 2 की है, यहाँ पर जो फतेह जंग, अटक और जो इलाके हैं यहाँ पर 20 साल के लिए इंक्लूडिंग रावलपिंडी जो रिहायशी रिक्वायरमेंट्स है वो मुकम्मल हो चुकी है और अब एक नई रिहायशी स्कीम की इस वक्त ज़रूरत नहीं है। तो फैसल टाउन 2 के पास तो ज़मीन है लेकिन वो उसको रेजिडेंशियली इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन माजी में हमने देखा है कि सबसे पहले जो यहाँ पर इस्लामाबाद में जून 3 का इलाका था, जैसे सबसे पहले बानी पीटीआई का घर बना, उसके बाद दीगर जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे उनके घर बने और फिर पूरा जो ग्रीन एरिया था वो रेजिडेंशियल एरिया में गैर कानूनी तौर पर तब कन्वर्ट कर दिया गया। और अब हमारे सामने है कि इस्लामाबाद के अंदर जो माजी में जो 30-40 साल में या आपने 50 साल में नहीं देखा होगा जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है कि जिस तरह तबाही के साथ उनके दरख्त काटे गए, तो अब ये मामला जो है वो नेब के राडार पे आ गया है। जी नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नैब का तो मैं देख रहा हूँ कि 31 दिसंबर का नोटिस है, इसका भी कोई जवाब आया और आपने कोई RDA से या फिर कमिश्नर अटक से पूछा हो, क्योंकि उनको एड्रेस किया गया ना। देखिए मैंने उनको सवाल तो भेजे, अभी तक उन्होंने इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं दिया जो ऑफिशियल्स है कि नेब ने जो इस हाउसिंग सोसाइटी पे एक्शन लिया है कि क्या इस तरह की ज़मीन को रेजिडेंशियल एरिया में तब्दील किया जा सकता है, अगर तब्दील किया जा सकता है तो उसके लिए कानूनी जवाज़ क्या है। तो उस पर अब अटक की जो इंतज़ामिया है या फतेह जंग की जो इंतज़ामिया है वो इस पर एक मुफस्सिल रिपोर्ट जो है वो नेब को जमा कराएगी, क्योंकि नेब ने अपने जो नोटिस है जो 5 जनवरी या 6 जनवरी को उनको मौसूल हुआ है ज़िली इंतज़ामिया को और अभी तकरीबन 10-20 दिन हो गए, तो उस पर मुशावरत होगी, फिर एक रिपोर्ट होगी, क्योंकि नेब ने कहा है कि इस पर एक मीटिंग जो है वो बुलाई जाए और हमें बताया जाए, हमें कन्विंस किया जाए कि ये किस तरह है। लेकिन माजी में ऐसे भी हुआ है, आप नेब की तहक़ीक़ात जब आप देखते हैं जो उन्होंने वाइट कॉलर क्राइम्स या हाउसिंग सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ जो तहक़ीक़ात की है कि ऐसे भी हुआ है कि एक हाउसिंग सोसाइटी के पास ज़मीन जो है वो 1000 कनाल है या 2000 कनाल है, लेकिन उन्होंने फ़ाइलें बेची है 25,000 कनाल की, 30,000 कनाल के, लोगों के साथ अरबों रुपए का स्कैम हुआ। ये जो बैंकर हाउसिंग सोसाइटी है, ये बैंकर सिटी हाउसिंग सोसाइटी जिसमें 1.2 बिलियन की रिकवरी हो चुकी है, ये उसी की एक कड़ी है कि लोगों से पैसे लिए गए, जबकि इसके साथ साथ रोशन पाकिस्तान का नाम आ रहा था जिसको CDA ने गुज़िश्ता हफ्ते जो है वो सील किया था। इस तरह दर्जनों हाउसिंग सोसाइटीज़ है जिसके पास कोई भी मतलब लीगल वो नहीं है, लेकिन मार्केट में जो आम एजेंट्स है वो उनको कहते हैं कि हमारे पास 50,000 कनाल ज़मीन है तो आप लोगों को बेचे। हमारे लोग जो है वो जितनी उनके पास सेविंग होती है, क्योंकि बात है लोगों को हाउसिंग सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन अब्दुल्ला, इनफैक्ट ये जो मैं लिस्ट भी पढ़ रहा हूँ बड़ी तवील है लिस्ट है, तो गोया कि सिर्फ नैब का काम है कि नोटिस जारी कर देना, पब्लिक अवेयरनेस के लिए भी होता है कि बताया जाए अवाम उन्नास के लिए कोई नोटिस जारी हो, उसकी तशहीर होनी चाहिए कि ये कानूनी है या गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं, यहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। पिछले अरसे में हमने बहरिया के हवाले से भी देखा जब उनके प्रॉब्लम चल रहे थे तो लोगों के बारे में एक अवाम उन्नास के लिए एक नोटिफिकेशन आया कि जी लोग परेशान ना हो, वहाँ पे अपने उनका सरमाया महफूज है। बट इस तरह की कोई सोसाइटी भी कि जिसकी अभी तक लीगल स्टैंडिंग कोई नहीं है, तो कोई है इसका तरह मैकेनिज्म नैब के अंदर के अवाम उन्नास के लिए नोटिस जारी? नेब तो ये है कि नेब कंप्लेंट्स की बुनियाद पर या कोई चीज़ अगर उसके नोटिस में आता है तो फिर नेब उसके खिलाफ एक्शन लेता है, लेकिन सबसे पहली जिम्मेदारी जो है वो बनती है जैसे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी की, RDA की या दीगर जो हाउसिंग सोसाइटीज़ को रेगुलेट करने वाले इदारे हैं, उनकी सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आप एक बंदे को जिसके हाउसिंग सोसाइटीज़ है उसको अगर आप ज़मीन देते हो तो आपके पास क्या कोई सर्वे है, आपके पास कोई रिसर्च है कि जिस एरिया में आप ज़मीन दे रहे हो क्या वो ज़मीन रेजिडेंशियल है या नहीं है। ज़ाहिर सी बात है इन हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो मालिकान हैं, माजी में भी हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान ने कहा था कि पाकिस्तान के इदारों में अगर आपने पहिए लगाने हैं फ़ाइल को तो आप पैसे दे दें, तो वो सिस्टम के अंदर लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो फाइलों को पहिए लगाते हैं, वो ज़मीन ले लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो जाहिर सी बात है कि हमारे ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी मसाइल है,
वो पुराने ब्यूरोक्रेट्स नहीं रहे, तो वो इस तरह के लोगों से मुतासर होकर उनको ज़मीन दे देते हैं। फिर बाद में जिस तरह रिसर्च इदारे आते हैं, जिस तरह निस्पाक का इदारा है या उसके ऊपर कोई दबाव आता, तो अब ये तो नहीं है कि फैसल टाउन अभी शुरू होगा। फैसल टाउन के अंदर जब मैंने स्टोरी की तो मुझे तकरीबन 2 दर्जन लोगों ने कॉल्स की कि हमने इस स्कीम के अंदर सरमायाकारी की है, तो इस स्कीम का अब स्टेटस क्या है। तो मैंने कहा कि नेब की अब इस पर बाकायदा तौर पर तहक़ीक़ात शुरू हो गई, और ये रिवर के अंदर एक एरिया है जो सेल रिवर है, उसके अंडर मतलब उसके दायरे कार में ये आता है। पाकिस्तान में फ्लडिंग जो है एक बड़ा मसला है। आपने इस साल देखा कि पाकिस्तान को अरबों डॉलर के नुकसान हुआ है। तो अगर इस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज़ को आप इस वक्त जो है एकोमोडेट करते हो किसी भी बेनिफिट्स के लिए, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे लोग जो है वो जाएंगे। और फिर आपने E11 का मंजर देखा जो कानूनी नहीं है, लेकिन जब फ्लडिंग होती है तो E11 जो है वो पूरा डूब जाता है। और जो सेक्टोरल एरियाज़ है जो बाकायदा एक प्लानिंग के साथ बनी, उसमें इतना ये प्रॉब्लम नहीं होता। तो अगर ये इस तरह की सोसाइटीज़ मतलब चलती रही तो माजी में ये जो एक प्राइम मिनिस्टर की क्लाइमेट इमरजेंसी है वो भी कागजात तक महदूद है कि इस तरह की सोसाइटीज़ के ख़िलाफ़ क्या एक्शन हो सकता है, जबकि इसके साथ साथ लोगों की लाइफ जो है वो मैटर होती है। फिर लोगों के साथ सरमाए, अब ये नहीं मालूम कि 25,000 कैनाल ज़मीन है इस वक्त फैसल टाउन के पास, लेकिन जो फतेह जंग की तहसील में, फतेह जंग की तहसील में, कुछ अटक में आता है, कुछ फतेह जंग में। तो अगर अब लेकिन आप अगर एजेंट्स को देखें जो फैसल टाउन 2 की ज़मीन बेच रहे हैं, तो आपको लगता है कि फैसल टाउन 2 के पास या तो 2 लाख कैनाल ज़मीन है या 3 लाख है। तो अब नेब इसी को देख रहे हैं कि ये ज़मीन क्या है, इसका नेचर क्या है, कितनी ज़मीन है उसके पास, कितनी वो बेच सकता है, क्या वो वहाँ पे रेजिडेंशियल जो है वो कर सकते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली उनके पास NOC भी है कि नहीं है, मोर इम्पोर्टेंटली ये अर्बन ज़मीन है या ये फिर एग्रीकल्चर ये तो ज़मीन एक है। डैम के तौर पे ये सवालात इस पर उठाए गए हैं। बिल्कुल श्योर है कि ये ज़मीन जो है ये उससे अर्बन एरिया से बाहर है, और ये ग्रीन लैंड और एग्रीकल्चर ज़मीन है जिसमें किसी सूरत जो है वो रिहायशी स्कीम नहीं बन सकती। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला। हम उम्मीद करते हैं कि डिप्टी कमिश्नर अटक नैब के सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि इससे लोगों का सरमाया, उनकी इन्वेस्टमेंट जुड़ी है, और यकीनी तौर पे लोग ये हक बजाने बस जानने में कि वो जहाँ पे सरमाया कर रहे हैं वो सरमाया कर उनके महफूज भी है, कल को वो घर वहाँ पे बना भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि ये इस लेटर के अंदर डिप्टी कमिश्नर को एड्रेस किया गया। और अब्दुल्ला बता रहे थे कि उन्होंने बारहा कोशिश की है कि उनसे जवाब मिले, इसीलिए हमने फैसल टू की इंतज़ामिया को टच नहीं किया, क्योंकि ये जो लेटर है ये डिप्टी कमिश्नर अटक को एड्रेस किया गया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का यहीं पे इख्तिताम करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।